नमस्ते। जो इंडिया का मैप हम आज देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये हमेशा से ऐसा ही था या हमेशा ऐसा ही रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया का पॉलिटिकल मैप कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो इसे बदल सके। तो चलिए आज इसके पीछे का पूरा सिस्टम समझते हैं। और इस सब की शुरुआत होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल पहली लाइन से। आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया यानी भारत स्टेट्स का एक यूनियन होगा। सुनने में काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन इस एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो फिर ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है क्या चीज आखिर? ये अमेरिका जैसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से अलग कैसे है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब साफ है, इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, यानी कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से देश से अलग नहीं हो सकता। देश एक पूरी एंटिटी है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। और यहाँ पर यह फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। फेडरेशन जैसे यूएसए स्टेट्स के बीच एक अग्रीमेंट से बनता है, लेकिन यूनियन जैसे कि इंडिया किसी अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, और इसीलिए यहाँ स्टेट्स को अलग होने का कोई हक ही नहीं है। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन तो है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का यूनियन है। मतलब देश तो नहीं टूट सकता, लेकिन देश के अंदर स्टेट्स को तोड़ा जोड़ा या उनका पूरा नक्शा बदला जा सकता है। तो ये पावर आती कहाँ से है? ये आती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से। ये वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके पार्लियामेंट इंडिया के इंटरनल मैप को जब चाहे रीड्रॉ कर सकती है। इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आर्टिकल 2 यूज होता है जब कोई बाहरी टेरिटरी यानी फॉरेन लैंड इंडिया में शामिल करनी हो। वहीं आर्टिकल 3 देश के अंदर यानी जो स्टेट्स पहले से हैं उनकी बाउंड्रीज बदलने के लिए है। और आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट की पावर्स देखिए कितनी ज्यादा हैं। एक नया स्टेट बना सकते हैं, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा या घटा सकते हैं, बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकते हैं, और यहाँ तक कि किसी स्टेट का नाम भी बदल सकते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? इसका प्रोसेस वैसे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा कोई भी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है। फिर उस बिल को स्टेट्स के पास उनके व्यूज जानने के लिए भेजा जाता है। और हाँ, ये विचार सिर्फ सलाह होते हैं, उनकी मर्जी नहीं। पार्लियामेंट इनको मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। अब आते हैं इसकी सबसे हैरान करने वाली बात पर। इतना बड़ा बदलाव, एक नया स्टेट बनाना या उसकी बाउंड्री चेंज करना, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंडर कोई स्पेशल अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। ये सब सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। मतलब पार्लियामेंट में जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, बस उनके 50% से ज्यादा लोग यस बोल दें, दैट्स इट। इसीलिए ये प्रोसेस इतना आसान हो जाता है। पर यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। पार्लियामेंट स्टेट्स के साथ तो कुछ भी कर सकती है, पर क्या वो इंडिया की जमीन का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है? यहाँ पर पूरा खेल बदल जाता है। इसका जवाब मिला 1960s के फेमस बीरूबारी यूनियन केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर इंडिया की टेरिटरी किसी और देश को देनी है तो सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आर्टिकल 368 के अंडर एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसका एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है 2014 का 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट को लागू करने के लिए किया गया था, जिससे सालों पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हुआ। इस कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट के अंडर इंडिया ने अपने 111 छोटे छोटे इलाके, जिनको एनक्लेव्स कहते हैं, बांग्लादेश को ट्रांसफर किए, और बदले में बांग्लादेश से 51 ऐसे ही एनक्लेव्स इंडिया को मिले। ये इतना बड़ा स्टेप था कि इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी का तो सवाल ही नहीं था, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही पड़ा। तो इस सब का सार क्या है? यही कि यूनियन ऑफ इंडिया अटूट है, वो हमेशा रहेगा, लेकिन उसके अंदर के जो स्टेट्स हैं उनकी सीमाएं, उनका अस्तित्व पार्लियामेंट बदल सकती है। तो अगली बार जब आप इंडिया का मैप देखें तो ये जरूर याद रखें कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था, और शायद हमेशा ऐसा न रहे। सोचने वाली बात तो है कि आज से 50 साल बाद इंडिया का मैप कैसा दिख सकता है।